वेलकम। आज के इस वेलनेस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी डबराल। दोस्तों, अगर आपको अपने शरीर में कुछ ऐसे लक्षण का एहसास हो रहा है जैसे प्यास का बढ़ना, अत्यधिक भूख लगना, अकारण वजन घट जाना, बार बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना, बिना काम के भी थकान महसूस होना, हाथ पांव में झुंझुनाहट या सुनता होना या घावों का बहुत धीरे धीरे ठीक होना, अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको अपने में या अपने परिवार में या अपने किसी जानने वाले में दिख रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा। जी हां दोस्तों, यह सावधान होने का समय है, क्योंकि ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं और ये लक्षण इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप डायबिटीज के ट्रैप में आ चुके हैं या आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, डायबिटीज जिसको मधुमेह भी कहा जाता है और इसको कई बार लोग चीनी की बीमारी भी बोलते हैं। और आज पूरे दुनिया में डायबिटीज एक महत्वपूर्ण हेल्थ का कंसर्न बन चुका है, जो हर एज के लिए। पहले क्या कहा जाता था कि जो डायबिटीज है वो ओल्ड एज की बीमारी है, लेकिन आज के समय में यह बच्चों में भी तक देखने को मिल रही है। और डायबिटीज से पीड़ित 50% व्यक्तियों को तो इस स्थिति के बारे में पता ही नहीं होता, वो बिल्कुल अनजान होते हैं और इसका पता उनको अचानक लगता है। अचानक उनको कोई दिक्कत हुई, वो डॉक्टर के पास गए या ब्लड टेस्ट कराया तो वहां पता लगता है कि यहां पर तो डायबिटीज के लक्षण है या ये डायबिटीज उनको हो चुका है या उस ओर ये अग्रसर हो चुके हैं। और मेरे दोस्त, आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 80% लोग, अर्थात 10 में से 8 लोग अपने डायबिटीज को मैनेज करने में सक्षम ही नहीं हो पाते। उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे मैनेज करना है। और अगली बात क्या है, अगर डायबिटीज किसी को हुआ या डायबिटीज का लक्षण देख रहे हैं तो डायबिटीज अकेले नहीं आता, अपने बहुत सारे भाई बंधु को भी साथ में लेकर के आता है। अर्थात इसके साथ में बहुत सारे बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी होने चालू हो जाते हैं, जैसे हार्ट की दिक्कत, अर्थात हृदय रोग की संभावना उनमें बढ़ जाती है, नसों को नुकसान होना चालू हो जाता है, गुर्दे की बीमारी अर्थात किडनी डैमेज होना चालू हो जाती है, आंखों का नुकसान होना चालू हो जाता है, उनको धुंधला दिखाई देने लगता है, पैरों की गंभीर समस्याएं हो जाती हैं और त्वचा संबंधी दिक्कतें भी होना चालू हो जाती हैं। और इवन सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर एक बार इस डायबिटीज के ट्रैप में फंस गए तो पूरी जिंदगी भर दवाओं का बर्डन झेलना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर इन दवाओं के साथ जीना पड़ता है। यह बहुत बड़ी समस्या है। आज अगर ऐसा कोई भी दिक्कत है तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिटेल में डायबिटीज के संबंध में बातें रखने वाला हूं, जिससे न केवल आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको मैनेज कर सकते हो, बल्कि इवन इसको रिवर्सल भी कर सकते हैं। और न केवल अपना बल्कि आप इसके माध्यम से समाज का भी भला कर सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को आप बात बताएंगे, उनका शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी इसका फायदा होने वाला है। अन्यथा डायबिटीज होने से आदमी घबरा जाता है, वो डर जाता है, उसको लगता है कि पूरी जिंदगी अब इसके साथ जीना पड़ेगा। तो अब ये कब होगा, जब आपके बारे में इसकी पूरी नॉलेज, डिटेल नॉलेज आपको इसकी होगी। तो मैं डिटेल नॉलेज आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो स्किप नहीं करना है ताकि कोई चीज छूट ना जाए, इसको ध्यान से आपने समझना है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, कि डायबिटीज होता क्या है। क्योंकि एक बार अगर डायबिटीज का पिक्चर, डायबिटीज की इमेज बन गई, उसका डायग्राम बन गया आपके दिमाग में, तो निश्चित रूप से आपको इसको क्योर करने में, इसको मैनेज करने में, इसको कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। आप और हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो हमको एनर्जी मिलती है वो हमारे खाने पीने से मिलती है, लेकिन मेरे दोस्त, खाने से सीधा एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर आपने खाना खाया और उधर ब्लड में चला गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद ये खाना एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से आगे बढ़ता है, जिसको हिंदी में चयापचय बोलते हैं या सामान्य भाषा में पाचन क्रिया बोलते हैं। अर्थात पाचन के माध्यम से ये खाना छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये खाना टूट करके शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर, जी हां, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, शुगर में कन्वर्ट होता है। शुगर को ही ग्लूकोज भी कहा जाता है। और उसके बाद में ये जो ग्लूकोज है, ये हमारी छोटी आंत से हमारे रक्त प्रवाह में शामिल होकर के कोशिका के मुंह तक पहुंच जाता है, ताकि कोशिका उसको अवशोषित कर सके। जी हां दोस्तों, अर्थात आपने खाना खाया, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चालू हो गया। जैसे आपके खाना मुंह में गया ना, जब लार से संपर्क में आता है, वहीं से प्रोसेस चालू हो जाता है, जिसको आप पाचन प्रक्रिया बोलते हो। और फिर ये टूट करके शुगर में कन्वर्ट हो गया, जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। और उसके बाद में ये आपके पूरे रक्त प्रवाह में शामिल हो गया और रक्त के साथ में कहां पहुंच गया, आपकी कोशिका के मुंह तक पहुंच गया, ताकि कोशिका इसको अवशोषित कर पाए। लेकिन दोस्त, ये कोशिका क्या होती है, ये कोशिका और शुगर में 36 का आंकड़ा है। शुगर वहां पहुंच तो गया, लेकिन ये कोशिका के मुंह में नहीं घुसता।
और कोशिका क्या बोलती है, जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं तब तक मैं इसको अंदर अवशोषित भी नहीं करूंगी। 36 का आंकड़ा दोनों में। अब क्या करे जाए, तो बड़ी समस्या है। शुगर बन तो गया, कोशिका अवशोषित नहीं कर रही है और शुगर खून में घूम रहा है। अब क्या करे जाए, तो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस में इस प्रोसेस को आप ध्यान रखना। रक्त प्रवाह में जब ये मिल जाता है आपका शुगर, तो वहां पर ये ब्लड शुगर इसको कहा जाता है। कब, जब रक्त प्रवाह मिल गया, क्या करें इसको, ब्लड शुगर कहते हैं। और रक्त प्रवाह से इसने कहां पहुंचना है, कोशिका में प्रवेश करना है, ताकि हमारे शरीर को एनर्जी मिल सके। लेकिन मैंने क्या बताया, वहां पर 36 का आंकड़ा है। कोशिका अवशोषित अपने आप नहीं करती जब तक उसको कोई बताएगा नहीं, और शुगर कहता है जी मैं तो बताऊंगा नहीं, मैं तो बताने वाला नहीं हूं, तो ये खून में घूम रहा है। अब इसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था करी है। भगवान ने क्या व्यवस्था करी है, एक सहायक की नियुक्ति करी है वहां पर, और उसको सहायक को बोल सकते हैं, जो उसको कोशिका में अंदर प्रवेश करने में मदद कर सके। उस हेल्पर को, उस सहायक को बोलते हैं, वो सबसे बड़ी भूमिका उसी की है ग्लूकोज को कोशिका के मुंह में प्रवेश कराने में, उसको बोलते हैं इंसुलिन। जी हां दोस्तों, कोशिका के अंदर शुगर प्रवेश कर सके, इसमें सबसे बड़ी भूमिका इंसुलिन निभाता है। जी हां दोस्तों, इंसुलिन, क्योंकि दोनों में मैंने क्या बोला, कोशिका अपने आप मुंह खोलेगी नहीं, और शुगर बोलता है जी मैं तो जब तक मुंह नहीं खोलेगा मैं तो बोलने वाला नहीं हूं, मैं तो घुसूंगा नहीं। तो क्या किया जाए, तो भगवान ने व्यवस्था करी इंसुलिन की। देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं, आपके बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। अर्थात क्या बोला, ग्लूकोज को रक्त प्रवाह से कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। सहायक, जी हां, और वह सहायक है इंसुलिन नामक हार्मोन। जी हां, इंसुलिन नामक हार्मोन, जो कोशिकाओं को शुगर को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है, इंसुलिन प्रेरित करता है। आप यहां पर देख रहे हो पहला वाला डायग्राम में बोला, कोशिका बोली मैं तो अपने आप दरवाजा खोलूंगी नहीं, मुंह खोलूंगी नहीं उसके लिए, और शुगर बोलता मैं तो बोलूंगा नहीं। तो भगवान जी टेंशन में आ गए, क्या करें भाई, तो एक किसकी नियुक्ति करी, इंसुलिन की नियुक्ति कर दी। इंसुलिन को बोला भाई जैसे ही शुगर यहां पर आए कोशिका के मुंह के सामने, तो तूने क्या करना है, एक खिड़की बना रखी है दूसरी वाली, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। उस खिड़की के माध्यम से तूने अंदर कोशिका के अंदर घुसना है, और वहां पर कोशिका को बोलना है, उसका दरवाजा खुलवाना है कि भाई बाहर वो क्या शुगर घूम रहा है, दरवाजा खोल, उसको अंदर ले। और तब जाकर के क्या बोल रहा है, कोशिका उसको अंदर ले रही है। बात ध्यान में आ रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि कोशिका के मुंह में ग्लूकोज प्रवेश कर पाए, इसके लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है इंसुलिन। वो इंसुलिन रिसेप्टर के माध्यम से कोशिका उसको ग्रहण करती है, वो कोशिका के अंदर खड़काता है, बोलो बाहर घूम रहा है, आप खून में ग्लूकोज घूम रहा है, उसको ले लो अंदर। तब जाकर के दरवाजा खोल करके, मुंह खोल करके उसका क्या ग्लूकोज को अंदर लेता है। अब भगवान जी ने उसकी नियुक्ति तो कर दी एक बार, ये बोले इंसुलिन को जिम्मेदारी दे दी, भाई ये तूने बताना है उसको, घुसना खिड़की से घुस करके, वहां पर उसके लिए बना रखा है इंसुलिन रिसेप्टर, वहां से घुस करके कोशिका को बताना है। लेकिन अब एक दो बार की तो बात है भाई, लेकिन अभी तो हमेशा चाहिए, अभी कैसे होगा। तो भगवान जी ने क्या किया, आप ध्यान से इस बात को समझ जाना, जो चीजें मैं रिलेट करने के लिए आपको बोल रहा हूं। भगवान जी ने क्या बोला, टेंशन में आ गया भगवान जी, अरे अब तो इसको हमेशा इंसुलिन तो चाहिए, कैसे बात बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया किसको, पेनक्रियास को, जिसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय। अरे सुन, बात सुन जरा। हाँ जी, बोले भाई तूने क्या करना है, जब जब ये खाना खाएगा आदमी तो नहीं तो भाई टेंशन में आ जाएगा, मर जाएगा आदमी तो बोला जब जब ये खाना खा करके शुगर के रूप में पेट से खाना कहां पहुंचेगा, छोटी आंत में पहुंचेगा, वैसे ही तुमने इंसुलिन का निर्माण करना है और खाने के साथ में वहां पर इंसुलिन मिला देना है। वो राजी हो गया, ठीक है जी मिला दूंगा मैं। तो क्या क्या होता है, जैसे ही आप खाना खाते हो, यहां से चयापचय की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, खाना पेट में से गया छोटी आंत में, और छोटी आंत में जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, वहां पर जो जुड़ा होता है पेनक्रियाज और बाइल, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, पित्त, वहां से पित्त जनरेट होते हैं, अर्थात वो बाइल जूस जनरेट होते हैं, और साथ में पेनक्रियाज से इंसुलिन जनरेट होता है, वो खाने में मिल जाता है, और फिर उसके बाद में ये खून के माध्यम से पूरे आपकी बॉडी में जहां जहां कोशिका है वहां पहुंच जाता है। अर्थात इस अति आवश्यक इंसुलिन नामक हार्मोन को बनाने की जिम्मेवारी भगवान ने किसको दे रखी है, वो दे रखी पेनक्रियास को। आप समझ जाइए, जिसको बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। अर्थात बिना इंसुलिन के ग्लूकोज प्रवेश नहीं करेगा, आपकी कोशिका में आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, और इंसुलिन को बनाने का काम कौन करेगा, पेनक्रियाज करेगा।
तो मुझे लगता है कि यहां तक की बात आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी कि इंसुलिन कौन बनाता है, वो पैनक्रियाज बनाता है। इंसुलिन की आवश्यकता किस लिए है, ताकि कोशिका में शुगर या ग्लूकोज प्रवेश कर सके। अब इस बात को आपको ध्यान में समझिएगा। लेकिन कई बार क्या है, इंसुलिन अब ग्लूकोज उसने इंसुलिन बनाया ही नहीं पैनक्रियाज ने, तो बड़ी टेंशन। अब आदमी क्या कर, बड़ी बड़ी समस्या। अर्थात कई बार क्या होता है, अब इसको अगली उसमें आप समझ जाएगा कि जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता किसी भी कारण से, कई बार या कम बनाता है, अब उसने नहीं बनाया या कम बनाया, जब उसने बनाया नहीं या कम बनाया तो क्या हुआ, ब्लड में गया ही नहीं। जब ब्लड में है ही नहीं तो क्या होगा, जब ब्लड में है ही नहीं इंसुलिन तो वो अब खड़काएगा भी नहीं भाई, वो इंसुलिन कोशिका में उस खिड़की से प्रवेश ही नहीं करेगा। तो अब कोशिका को बताएगा कौन कि बाहर भाई साहब घूम रहा है शुगर। अब पोजीशन फिर समझिए, जब पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाता या कम बनाता है तो ग्लूकोज कोशिका में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, अर्थात उसमें एंटर नहीं कर पाता है, जिससे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज अर्थात शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। बाहरी चक्कर लगा रहा है, यहां पर तीसरे डायग्राम में देख रहे हो, अब इंसुलिन बना नहीं, कोशिका ने मुंह खोला नहीं, तो भाई साहब शुगर उधर चक्कर लगा रहा है, शुगर उधर घूम रहा है, और इससे क्या होता है, उस खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। और इस बढ़ी हुई शुगर की, इस बढ़ी हुई स्थिति को ही डायबिटीज की बीमारी कहा जाता है। मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर कट आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात क्या होता है, आपने खाना खाया, पाचन प्रक्रिया चालू हुई, पेट से वो छोटी आंत में गया, और छोटी आंत में जाने से पहले पैनक्रियाज उसमें इंसुलिन मिला देता है, और उसके बाद में दोनों रक्त प्रवाह के माध्यम से कोशिका के मुंह, वो रक्त प्रवाह से के माध्यम से कोशिका के मुंह तक पहुंच जाते हैं। वहां से इंसुलिन को इंसुलिन रिसेप्टर के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है, उसको खड़काता है, भाई साहब बाहर घूम रहा है ग्लूकोज, और उसके बाद में कोशिका अपना मुंह खोलती है और ग्लूकोज को अवशोषित कर लेती है, और इससे आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारी पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बनाती है या कम बनाती है, इस स्थिति में ग्लूकोज कोशिका के मुंह में प्रवेश ही नहीं कर पाता है, और इस स्थिति को बोलते हैं डायबिटीज की बीमारी, अर्थात बोलते हैं आपके खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई है। मुझे लगता है यहां तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर कर समझ में आ गई होगी, बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूं। अर्थात कौन सी कंडीशन, डायबिटीज जिसे मधुमेह या शुगर की बीमारी बोलते हैं या चीनी की बीमारी बोलते हैं, यह शरीर की एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंडीशन है, अर्थात वह कंडीशन जिसमें शरीर या तो सही तरीके से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है या पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, जिससे हमारे खून में शुगर की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, और इसे ही डायबिटीज की बीमारी कहा जाता है। मुझे लगता है कि यहां तक की बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इसको आप मैंने अगर ये हो गया है तो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, इसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई, किस तरह की, मैं आपको सारी बातें यहां पर आगे डिटेल से बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले आपने काम करना है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जरूर, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको इसका कंटेंट वैल्यूएबल लगे, आपको लगेगा आपको इसका फायदा है, तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी अन्य व्यक्ति का भी इससे लाभ हो जाए और उसको भी इसका फायदा मिल जाए। तो इतने काम आपने करने, बाकी काम मैं करता हूं, लेकिन आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको मैं इस तरह के जो कंटेंट बनाता रहूंगा उसकी आपको समय समय पर जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूं, और मैं एजुकेशनल वीडियो भी बनाता हूं पूरा का पूरा, ताकि किसी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि डायबिटीज कितने टाइप का होता है। डायबिटीज के टाइप के बारे में बात करें तो सबसे पहला डायबिटीज, 3 तरह की डायबिटीज होती है। सबसे पहले इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। इसमें क्या होता है, जब पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, और यह तब होता है जब शरीर का इम्यून सिस्टम इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स पर अटैक कर देता है, जिससे इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाता है, और इसको ऑटो इम्यून बीमारी भी कहा जाता है। अर्थात मैंने एक बार मेरे पिछले वीडियो में, जहां पर मैंने हेल्थ के एजुकेशन के बारे में बात कर रखी है, हेल्थ नॉलेज वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल बता रखा है कि ऑटो इम्यून बीमारी क्या होती है। अर्थात गलती से कई प्रकार क्या होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम क्या होता है, वो हमारे हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है, और अटैक कर देता है, उसको गलती लग जाती है, तो उसी को ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। और ये जो डायबिटीज टाइप 1 है, ये भी ऑटो इम्यून बीमारी की कैटेगरी में ही आता है।
तो अब वो बना ही नहीं रहा है। और आमतौर पर ये क्या होता है, ये बचपन में या थोड़ा सा जब एज बड़ी होती है तो एडोलेंस में वहां पर ये बीमारी डिस्क्लोज हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है। ठीक है। और टाइप 1 डायबिटीज में पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता होती है। उसको इंजेक्शन लेने या बाकी कुछ करना है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग करना है, क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है। ये तो हो गया टाइप 1। ठीक है। आमतौर पर बच्चों में या उससे ऊपर में ये डायग्नोज हो जाती है। अब आता है टाइप 2 वाला। टाइप 2 में क्या होता है, यह तब होता है जब बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, अर्थात क्या होता है, शरीर इंसुलिन का सही उपयोग ही नहीं कर पा रहा है, या पैनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही। दो बातें हैं, या तो बना रही है, शरीर उपयोग नहीं कर पा रहा है, या पैनक्रियाज कम बना रहा है। ये दोनों बातें होती हैं। आमतौर पर ये एडल्ट बीमारी एडल्ट में देखी जाती है, लेकिन कभी कभार ये बच्चों में भी हो सकता है, मना नहीं कर सकता, ये बच्चों में हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ये टाइप 2 बीमारी जो बड़ी मात्रा में लोगों में बोलते हैं, इसको लोग आमतौर पर डायबिटीज बोलते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज ही है। अर्थात जहां पर या तो इंसुलिन कम बन रहा है, या जो हमारी जो बॉडी है जो बन रहा है उसको वो उपयोग ही नहीं कर पा रही है। आइए अब इसको समझते हैं, तीसरा टाइप वाला। तीसरा टाइप का जो डायबिटीज होती है, यह आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को होती है। इसको गेस्टेशनल डायबिटीज का बोलते हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान ही महिलाओं में होती है, और डिलीवरी जैसे हुई तो ये खत्म हो जाती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज के डेवलप होने का रिस्क ये बढ़ा सकता है। किन में बढ़ा सकता है, ये उन महिलाओं में जो ओवरवेट वाली महिलाएं हैं, जिनमें ओवरवेट है, या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, उनमें इस संभावना ऐसी भी होती है कि ये टाइप 2 डायबिटीज इसके माध्यम से डेवलप हो जाए। लेकिन आमतौर पर मेजोरिटी में डिलीवरी के बाद में ये खत्म हो जाती है। तो जो मेजोरिटी है डायबिटीज वाले की, जो आमतौर पर डायबिटीज की बात करते हैं, वो क्या होता है, वो डायबिटीज टाइप 2 ही होता है। अब देखते हैं कि ये डायबिटीज टाइप 2 की संभावना, रिस्क किनको ज्यादा है। सबसे पहले अगर फैमिली हिस्ट्री है तो ये उनको हो सकता है, ये उनके लिए इसकी ज्यादा संभावना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अर्थात जहां पर निष्क्रियता ज्यादा हो, बैठे बैठे काम करना हो, ये उनकी संभावना ज्यादा है। जो तनावपूर्ण जिंदगी जी रहे हो, स्ट्रेस इनकी लाइफ में, वो ये उनको हो सकता है। जो नींद पर्याप्त नहीं लेते, उनको हो सकता है। जो धूम्रपान स्मोकिंग करते हैं, जो शराब का सेवन कर सकते हैं, उनमें इसकी ज्यादा संभावना है। जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उनमें संभावना ज्यादा है। जिनका वजन ज्यादा है, मोटापे के शिकार, उनको हो सकता है। या जो हृदय रोग से पीड़ित हैं पहले से, ये उनमें भी इसकी संभावना बढ़ जाती है। और ओल्ड एज, अर्थात 45 साल से ज्यादा उम्र अगर है, तो वहां पर भी इसकी संभावना है कि ये वहां पर इसकी संभावना बनती है कि वहां पर भी हो सकता है। तो ये रिस्क फैक्टर है, किस किस को ये हो सकता है, इस बात का आपने ध्यान रखना। इसीलिए डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि 40-45 साल की उम्र के बाद में आपने साल भर में एक बार अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, ताकि आपको पता चल जाए, और समय पर अगर ये पता लग जाए तो इसका रिवर्सल भी संभव है। लेकिन मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग देखे, कब कराया होगा लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट, पता ही नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। क्यों? हम तब कराते हैं जब कोई बीमारी हो जाए, जब डॉक्टर बोले। हमारे में ऐसी प्रैक्टिस ही नहीं है। लेकिन ये रिस्क फैक्टर संभावना है। कम एज में तो कोई बात नहीं, लेकिन 40-45 साल 50 साल में तो ये निश्चित रूप से साल भर में एक बार जरूर कराना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इसके सिम्टम्स। वैसे मैंने पहले सिम्टम्स बता दिए, लेकिन फिर एक बार बता रहा हूं। सिम्टम्स कैसे आपको महसूस होंगे? ऑलवेज हंग्री, भूख लग रही है हमेशा। अभी खाना खाया, थोड़ी देर फिर लग जा रहा है भूख आपको। क्यों? अभी इसकी बात समझिए, भूख क्यों लग रही है? क्योंकि कोशिका के अंदर तो शुगर प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, एनर्जी है ही नहीं, तो उसको फिर एहसास हो रहा है कि भूख लग रही है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। जब इंसुलिन बन नहीं रहा है तो शुगर प्रवेश ही नहीं कर रहा है कोशिका में, तो उसको फिर भूख का एहसास हो रहा है। या जिसको ब्लड प्रेशर है, तो उसकी भी संभावना हो सकती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर, ये भी सिम्टम हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, जैसे मैंने बोला है कि पता ही नहीं चल पा रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है कि क्यों हो रहा होगा वजन कम। बहुत उसको थकान महसूस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है उसको, या कई बार वेट गेन भी हो सकता है, डिजीनेस भी हो सकती है, अर्थात चक्कर आना इसको बोल सकते हैं, आई डैमेज हो सकते हैं, ऑलवेज थर्स्टी, जो प्यास महसूस कर रहा है, या नर्व हैंड्स और फीट, वहां पर भी सुन्नपन हो सकता है, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ये सारे सिम्टम्स, अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो संभावना है, रिस्क है कि डायबिटीज हो सकता है। अब बात करते हैं डायबिटीज स्टेजेस क्या क्या है। तो डायबिटीज के 3 स्टेज मान लीजिएगा। सबसे पहले नॉर्मल, जिसमें है ही नहीं डायबिटीज, दूसरा होता है प्री डायबिटिक, और तीसरा है डायबिटिक। ये कैसे पता लगेगा? ये आपके ब्लड के टेस्ट से पता लग जाएगा कि वहां पर फास्टिंग में कितना है शुगर का लेवल। अर्थात अगर 100 से नीचे है तो आप नॉर्मल हैं, 100 से 125 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, और 126 से ऊपर का है तो ये कहा जाता है कि आप डायबिटिक स्टेज में प्रवेश करना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
और पीपी जिसको बोलते हैं आफ्टर खाने के बाद में, तो ये पूरा मैंने चार्ट दे रखा है। अगर खाने के बाद में 140 अगर डायबिटीज है तो नॉर्मल है, कोई समस्या की बात नहीं है। इस तरह से अगर 140 से लेकर के 200 के आसपास में तो वो प्री डायबिटिक है, और 200 से ऊपर होने में डायबिटिक है। तो ये स्टेजेस हैं। अब यहां पर नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्री डायबिटिक स्टेज इसको बोलते हैं और जो डायबिटिक वाला, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब बात करते हैं प्री डायबिटिक स्टेज को, अर्थात इसको आप इन स्टेजेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए इसको मैनेज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आपको चाहिए होगी, समग्र अप्रोच। आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा डाइट का, एक्सरसाइज का, मेडिकेशन का, दवाइयों के लिए एंड रेगुलर मॉनिटरिंग की इसकी जरूरत पड़ती है। ये सब आप शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से ये कंट्रोल भी हो सकता है और कई केसेस में तो रिवर्सल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्सल स्टेज। जो रिवर्सल स्टेज है ये इसको प्री डायबिटिक स्टेज भी कहा जाता है। यहां पर जो ब्लड शुगर का लेवल होता है ये नॉर्मल से हायर होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि 100 हो सकता है फास्टिंग में और पीपी में 140, अगर इससे ऊपर है 200 से नीचे है तो प्री डायबिटिक स्टेज है। आप इसको इस बात को समझ लीजिएगा। और अगर इस समय लाइफ स्टाइल को बदल दिया जाए, क्योंकि ये जो डायबिटीज का जो बहुत बड़ा मेजर रोल है ये लाइफ स्टाइल के कारण से है, तो अगर यहां पर लाइफ स्टाइल आपने बदल दी, इसको ठीक कर दिया, डाइट हेल्दी खाना चालू कर दिया, रेगुलर एक्सरसाइज करना चालू कर दिया और वेट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, इस तरीके से आप इस स्टेज से रिवर्सल भी डायबिटीज हो सकता है। ये बात कही जा रही है, ये मैं नहीं कह बोल रहा, ये एक्सपर्ट भी बात करते हैं। तो ये स्टेज कौन सी होगी? ये रिवर्सिबल स्टेज हो गई है, प्री डायबिटिक वाली। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ब्लड सैंपल्स में इस स्टेज में आप हैं तो निश्चित रूप से अगर आप अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो आप डायबिटिक स्टेज में पहुंचने से बच जाएंगे। यहीं पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर पहुंच गए तो आपने क्या करना है, आइए मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, यहां पर चाहे रिवर्सल हो गया या अगर आप पहुंच भी गए, दोनों केस में सबसे पहला आपने ध्यान रखना है मैनेज करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्दी डाइट। आपको हेल्दी डाइट का ध्यान रखना है। उसमें लो शुगर और लो कार्ब वाले डाइट आपको लेनी है, अर्थात जिसमें हाई शुगर होगा या रिफाइंड कार्ब होगा उससे आप बचें। होल ग्रेन जिसको बोलते हैं साबुत अनाज या फ्रूट्स वगैरह जो वेजिटेबल्स आपने उनका सेवन करना है। बैलेंस मील लेना है, अर्थात उस मील में प्रोटीन, फाइबर या हेल्दी फैट होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर का, ताकि ब्लड शुगर का लेवल स्टेबल रह सके और ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, ज्यादा खाने से भी आपने बचना है। रेगुलर मील लेना है, कम कम खाना है लेकिन समय समय पर खाते रहना है। उससे क्या होगा, जो ब्लड शुगर का लेवल होगा वो फ्लक्चुएशन से बच जाएगा। और चौथी बात क्या है, हाइड्रेशन, अर्थात बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। ये हो गया हेल्दी डाइट की बात। अगला इसमें से आपने क्या करना है, रेगुलर एक्सरसाइज। आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, अर्थात एक्सरसाइज आप करें ताकि ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल में रहे। उसमें वॉकिंग हो सकती है, रनिंग हो सकती है, साइकिलिंग हो सकती है, स्विमिंग होता है, योगा या स्ट्रेचिंग और बहुत सारे जो भी आप कुल मिलाकर के चलें, दौड़े, कूदें, भागें, अर्थात आपकी बॉडी एक्टिव रहे। अगर आप बैठे बैठे भी कुर्सी पर काम करते हैं कहीं पर तो घंटा आधे घंटे में चलना फिरना कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगला काम क्या करना है, आपने इसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन अर्थात दवाइयों का उपयोग करना है। और सावधान, दवाइयों का उपयोग आपने डॉक्टर की देखरेख में ही करना है। दवाइयों में मोटा मोटा किस्म की 4 तरह की दवाइयां होती हैं। सबसे पहला दवाई क्या होती है, इसके लिए इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करने के लिए दवाई डॉक्टर देगा। आप उस डॉक्टर को आप बताएंगे तो डॉक्टर अपने आपको दवाई देगा, है ना। जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह आती है मेरे ख्याल से, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अर्थात मैं दवाई के बारे में पूरी बात नहीं जानता, वो डॉक्टर ही रिकमेंड करेगा। मैं तो आपको केवल एजुकेट कर रहा हूं कि क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपने क्या ध्यान रखना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है। दूसरा क्या होता है, पेनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए, ताकि वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके, उसके लिए दवाइयां होती है, उसको स्टिमुलेट कर सके, उसके लिए दवाइयां देते हैं। और उसके बाद इंसुलिन सेक्रेशन के लिए भी दवाइयां दी जाती है, डॉक्टर दवाई देते हैं। और चौथा वाला, जब नहीं बन रहा है कोई तो फिर जाकर के वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी देते हैं। ये सारा का सारा है मेडिकेशन। लेकिन सावधान, आपने खुद नहीं लेना है, किसने देना है, डॉक्टर की देखरेख में लेना है, उनकी सलाह पर ही लेना है। अगली बात आती है, आजकल डायबिटीज के लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स का भी उपयोग किया जाता है, वो रिकमेंड किए जाते हैं, लोग यूज करते हैं और उससे फायदा भी मिलता है। जी हां, मैं अगली बात आपको बताने वाला हूं सप्लीमेंट के बारे में भी, क्योंकि बहुत प्रचलन में है, बहुत लोग यूज करते हैं और उससे लाभ भी मिलता है।
लेकिन सप्लीमेंट भी आपको 5 तरह के लाभ देने वाले सप्लीमेंट, जब आपने चुनाव करना है तो किसी का चुनाव करना है कौन से सप्लीमेंट खाने हैं, तो उसमें आपने 5 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला सप्लीमेंट कौन से चाहिए, जो शुगर को मेंटेन करे और रिड्यूस करे, ऐसे वाले सप्लीमेंट, अर्थात ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में, और जो भोजन के बाद जब आप खाना खाते हैं तो जो शुगर का लेवल तुरंत हाई हो जाता है उसको रोकने में मदद कर सकें। पहला वाला सप्लीमेंट ये वाला चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव कर सके, अर्थात जो इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा सके, वो वाले सप्लीमेंट चाहिए। तीसरा कौन सा चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट चाहिए सप्लीमेंट में। क्या करेंगे, ये हाई ब्लड शुगर से होने वाली जो कोशिकाओं को नुकसान होता है ये उससे रक्षा करते हैं और हार्ट डिजीज से बचाते हैं। तो ये वाला आपको चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो कॉम्प्लिकेशन हार्ट वाले ना आए। तो पहला क्या आएगा, शुगर को मेंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, दूसरा इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाले, और तीसरा एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट सप्लीमेंट के रूप में आप ले सकते हैं। और चौथा, क्योंकि जब एनर्जी नहीं मिल पा रही है, कोशिका अवशोषित ही नहीं कर पा रही है शुगर को, तो क्या होता है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है तो शरीर कमजोर हो जाता है। तो उसके लिए प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स रिच प्रोडक्ट वाले सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं। वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको एनर्जी प्रदान करेंगे। और पांचवा, शुगर, क्योंकि शुगर खाएंगे, चीनी खाएंगे तो क्या होगा, चाय पियेंगे चीनी वाली तो क्या होगा, और बढ़ेगा। तभी तो हलवा खाने के लिए, लड्डू खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए मना है, ठीक है। तो वो क्या कर, वो बढ़ा देता है, तुरंत बढ़ा देगा। तो क्या करना है, उसका अल्टरनेट वाले जो प्रोडक्ट हैं आपने वो लेने हैं, अर्थात शुगर का अल्टरनेट। ये वाले सप्लीमेंट का उपयोग आप कर सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें से कुछ सप्लीमेंट, क्योंकि मैं भी इस फील्ड में वर्क करता हूं तो मैं कुछ सप्लीमेंट के बारे में जानता हूं, जो मैं करता हूं, मैं रिकमेंड भी करता हूं। तो उसमें से क्या है, जैसे ग्लूको हेल्थ, नीम, कोलेस्ट्रॉम, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, स्पिरुलिना, कोएंजाइम Q10, सी बक्तौन और स्टीविया, ये मदद कर सकते हैं आपको इसको इंप्रूव करने में, इसको मैनेज करने में, इसको कंट्रोल करने में। लेकिन इसके लिए भी आपने क्या करना है, कंसल्ट करना है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, जो लोग इसमें काम करते हैं, वर्किंग करते हैं, जो इसकी जानकारी रखते हैं, उनसे आपने कंसल्ट करना है। वो आपको रिकमेंड करेंगे, ये बेनिफिशियल है, इनसे लाभ मिलता है, और ये बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करने में और उसको मैनेज करने में मदद करते हैं। और साथ में आपने जो रिकमेंडेड डोसेज हैं उनको फॉलो करना। तो ये आ गई दवाई और सप्लीमेंट के बाद। अगला हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि रेगुलर मॉनिटरिंग। आपने क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट लेना है, ग्लूकोज मीटर जिसको बोलते हैं, इससे रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है। भाई फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो आपने वो करना है। और इसके अलावा HbA1c टेस्ट होता है, जो पिछले 2 से 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर का लेवल को मेजर करता है। ये वाला आप टेस्ट करा दीजिएगा 2-3 महीने में, 3 महीने का एवरेज निकाल देता है ये वाला। तो ये वाला आपने टेस्ट कराना है, इससे आपको ये पता लग जाएगा, आपकी मॉनिटरिंग हो जाएगी। और अगला वाला आपने क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस को मैनेज करना है। जी हां, तनाव, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या रिलैक्सेशन के लिए बाकी कुछ कर सकते हैं, ऐसे वाले काम। तो आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। और इसके बाद अगला आपने क्या काम करना है, जो खाना खाने में आपने जो फूड इंक्लूड करने हैं, जो खाना खाना है, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपने समझ में, जिसमें लो कार्ब हो और उसमें न्यूट्रिशन हाई हो, ऐसा वाला आपने लेना है। अगला क्या करना है, होल ग्रेन से ओट्स वगैरह या ब्राउन राइस वो, जिससे क्या होगा, जिसमें स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स आपको मिलेंगे और जो ब्लड शुगर के लेवल को स्टेबल रखेंगे। लीन प्रोटीन, जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम हो और न्यूट्रिशन ज्यादा हो, ऐसे वाले लेने हैं, जैसे फिश हो गया, चिकन हो गया, या प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, वो आपने लेना है। अगला क्या लेना है, हेल्दी फैट्स, जो नट्स वगैरह, कोई सीड्स वगैरह, हेल्दी फैट जिसमें से आपको मिले, जिससे कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। और साथ में फ्रूट्स लेने हैं, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट, जिसमें मीठा कम होगा, ऐसा वाला, जिसमें एप्पल्स, पीज वगैरह होते हैं, बेरीज वगैरह होते हैं। तो आपने ये वाला फूड अपने जो फूड खाना जो है वो इंक्लूड करना है अपने खाने में, इसका ध्यान रखना है। अगला क्या करना है, आपने जो जिन फूड्स को अवॉइड करना है, सावधान, सुगरी सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा से लेकर के जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, ये आपने इसका ध्यान रखना है, ये नहीं पीने, है ना। मीठी चाय, ठीक है, उसका परहेज है। एनर्जी ड्रिंक्स, उसका परहेज है। रिफाइंड कार्ब्स, जैसे मैं व्हाइट ब्रेड से लेकर के पास्ता या बेक फूड वगैरह हो गए, तो आपने इससे परहेज करना है। फ्राइड फूड्स आपने ये नहीं खाने। अगला प्रोसेस स्नैक्स, जिसमें पैकेट स्नैक्स हो गए, चिप्स हो गए, कुकीज, है ना, या कैंडी वगैरह, इनका उपयोग नहीं करना है। और हाई फैट डाइटरी प्रोडक्ट्स भी, सॉरी डेयरी प्रोडक्ट, जो हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट, आपने उनका भी उपयोग नहीं करना है। तो इन चीजों का परहेज करना है आपने। और अगली बात मैं आपके ध्यान में ला दूं, डायबिटीज के साथ में कहा जाता है पूरी जिंदगी आपको जीना है, लेकिन
इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चिंता मत कीजिएगा। एक सीरियस हेल्थ कंडीशन जरूर है, लेकिन अगर आप इसको नॉलेज लेंगे, डाइट ठीक से लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेडिटेशन करेंगे एंड इफेक्टिव तरीके से इसको मैनेज करेंगे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ में आप बेहतरीन और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं पूरी जिंदगी। कोई समस्या की बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखने की बात है, आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। ये 4 चीजें वापस एक बार मैं समराइज कर देता हूं। मील प्लानिंग करनी है आपने, ठीक है, समय से प्लान करना है, पहले से, जब भूख लगी उतना नहीं, पहले से प्लान करना होता है डायबिटीज वालों के लिए। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है, हर दिन कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज आप करें, घूमने फिरें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज कुछ भी करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान रखें आप, और अगला वाला करें, रेगुलर चेकअप में आपने जरूर ध्यान रखना है। अगर इन सब चीजों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। और मेरे दोस्त, हमेशा कहा जाता है कि इलाज की अपेक्षा बचाव को प्राथमिकता दें, क्योंकि बचाव इलाज से बेहतर होता है। हम सब लोग इस बात को जानते हैं। और इलाज इतना ही नहीं, इलाज पर लाखों खर्च करने से बेहतर है बचाव पर समय से कुछ हजार खर्च कर लिए जाएं, ताकि इलाज की नौबत ही ना आए। दोस्तों, इलाज आपके हाथ पर नहीं है, इलाज डॉक्टर के पास है। आपके हाथ पर बचाव है, तो अपना बचाव खुद कर सकते हैं। अगर आप खुद अपना बचाव नहीं करेंगे तो दूसरा आपका बचाव करने कोई नहीं आएगा, दूसरा तो फिर इलाज ही करेगा आपका। तो मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान रखिएगा, आपका इलाज आपके हाथ पर है। लाखों रुपए इलाज पर खर्च करने की अपेक्षा हजारों रुपए, कुछ हजार रुपए आप अपने बचाव पर खर्च करें। तो मुझे लगता है कि ये आपको निश्चित रूप से आज का जो कंटेंट है, अगर आपको ये वैल्यूएबल लगा है, आपको ये निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। डायबिटीज की पूरी जानकारी मैंने इसमें आपको दी है। यह आपको मदद करेगा डायबिटीज को मैनेज करने में, क्योर करने में, और इवन ये लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो, निश्चित रूप से आप औरों की मदद करें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको लोगों के साथ में शेयर कर दें। और अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के वीडियो आगे भी मिलेंगे और आपको समय पर मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। फिर मिलता हूं बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के साथ में और बेहतरीन वैल्यूएबल कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।